हेलो बच्चों, लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी और उस किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि उसके किडनी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। इनर मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं और इन मेडुलरी पिरामिड्स की अगर मैं बात करूं तो इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको आप नेफ्रॉन कहते हो। और मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन जो है, अगर ईच किडनी की बात करें तो ईच किडनी में 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर इसके बेसिकली आप बोल सकते हो कि 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो आ जाता है आपका मेल मेल पीजियन बॉडी, मेल पीजियन बॉडी क्या आ जाता है, मेल पीजियन बॉडी। और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो वो आ जाती है आपकी ट्यूब्यूल्स। और तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट और आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, वो है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब इधर देखो ध्यान से, मेल पिजन बॉडी की बात करूं तो मेल पिजन बॉडी के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक को आप बोल देते हो बोमन कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल। और दूसरे पार्ट को आप कह देते हो ग्लोमेरुलस, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो ट्यूब्यूल्स के अंदर 3 टाइप की ट्यूब्यूल्स इंक्लूड होती है। पहली आती है पीसीटी, दूसरी आती है लूप ऑफ हेनले और तीसरी आ जाती है आपकी डीसीटी, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह देते हैं। ब्लड वेसल्स की बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आर्टरी की बात करते हैं, ठीक है। आर्टरी यहाँ पर एक आ जाती है आपकी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के अलावा 2 आर्टरी आ जाती है, एक होती है आपकी एफरेंट और दूसरी होती है ईफ्रेंट आर्टरियोल, ठीक है। उसके अलावा वेन की बात करें तो वेन के अंदर आपकी आ जाती है सिंगल वेन, जिसको आप बोलते हो रीनल वेन, ठीक है। और कैपिलरी की बात करें, कैपिलरी भी होती है इसके अंदर। तो कैपिलरी 2 जगह आपको मिलेगी। एक कैपिलरी तो आपको मिलेगी ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर मिलेगी, और दूसरी कैपिलरी आपको मिलेगी या तो वासा रेक्टा की फॉर्म में या वो आपको मिलेगी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी की फॉर्म में। तो देखो जगह कम थी तो मैंने सारी चीजें लिख दी, ठीक है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी के रूप में। अब ये जो सब कुछ लिखा है इसको हम इस डायग्राम में भी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। अब इधर देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले मेलपिजन बॉडी, दूसरा ट्यूब्यूल्स, तीसरा ब्लड वेसल्स और चौथा आ जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब इधर देखते हैं अपन। तो अगर मैं देखो नेफ्रॉन की मैं बात करूं तो नेफ्रॉन क्या है, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। और ऐसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक तरफ से क्या है, क्लोज एंड वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो सपोज करो हम देख रहे हैं नेफ्रॉन को, तो देखो सपोज करो ये नेफ्रॉन है, ये एक टाइप की क्लोज ट्यूब है, ठीक है। अब अगर मान लो इस क्लोज ट्यूब को आगे से मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूं तो देखो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। और इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं,
तो क्या मैं कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है, और इसी के अंदर मैंने अरेंज कर दिया ब्लड वेसल्स को। तो इस तरीके से आपका नेफ्रॉन जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक हमने देख लिया। अब नेफ्रॉन की एक एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेलपिजियन और ट्यूब्यूल्स को, और फिर उसके अंदर हम ब्लड वेसल्स को ऐड करेंगे। देखो मेलपिजियन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो मेलपिजियन बॉडी में दो स्ट्रक्चर आ जाती है। ये आपका मेलपिजियन बॉडी, मेलपिजियन बॉडी में दो स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है, पहला तो आ जाता है आपका बोमन, सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। और दूसरा आ जाता है, अच्छा बोमन कैप्सूल की बात करें तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती है, बोमन कैप्सूल क्या है भैया, जो ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब्यूल्स का क्लोज्ड एंड होता है। ये ट्यूब्यूल्स का क्या है, ये क्लोज्ड एंड है। और इसके अंदर होता है आपका, इसके अंदर होता है आपका ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ग्लोमेरुलस की बात करूं तो ग्लोमेरुलस जो है वो इन्वॉल्व होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा इसके अंदर। और नेक्स्ट बात, अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये टाइप है कैपिलरी का, ये टाइप है बेटा एक टाइप की कैपिलरी का। ठीक है, अगर इनको और अगर आप डिटेल में देखो, और अगर आप डिटेल में देखो तो इधर देखो, देखो ये है आपका बोमन कैप्सूल, और इसके अंदर ये है आपका ग्लोमेरुलस, ये आपका ग्लोमेरुलस। अच्छा ग्लोमेरुलस की अगर मैं बात करूं तो ग्लोमेरुलस जो है वो अंदर से, ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से लाइन होती है या ढकी हुई होती है आपके एपिथेलियल लेयर से, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, ये है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है ना, क्या है ये, देखो मैं वापस से दिखा देता हूँ। ये तो है आपका बोमन कैप्सूल, और ये है आपका ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस की जो ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, टाइप की कैपिलरी। और ये कैपिलरी जो है वो लाइन होती है एपिथेलियल टिश्यू से। और अगर हम देखा जाए तो एक और एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप बोल देते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कह देते हो। तो पहले एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अगर बोमन कैप्सूल की बात करें तो बोमन कैप्सूल के अंदर कुछ इस टाइप की बड़ी सेल्स होती है जिनके बीच में गैप होता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल और कैपिलरी जहां पर मीट करती है, आपस में मिलती है, वहां पर कुछ सेल्स होती है, इनको कहते हैं पोडोसाइट सेल्स। अच्छा, जब कुछ भी जब बोमन कैप्सूल में आएगा, या कुछ भी देखो यहां से मान के चलो ब्लड जो है वो यहां से कहा जाएगा, आपके एफरेंट आर्ट्रियोल से कहा जाएगा, ग्लोमेरुलस में जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में जाने के बाद वो तीन मेम्ब्रेन से छनेगा। हमें क्या करना है, ब्लड में से इंप्योरिटीज को निकालना है। अगर मैं पूछूं आपका नेफ्रॉन का बेसिक फंक्शन क्या है, कि आपके ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो सारे प्रोडक्ट को छानकर बाहर निकालना है। उसी प्रोसेस को आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहोगे। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ब्लड जो आया, ब्लड एंटर हुआ, तो ब्लड में जितनी भी इंप्योरिटीज थी वो तीन लेयर से छनेगी। सबसे पहले एपिथेलियल लेयर, दूसरा बेसमेंट, और तीसरा पोडोसाइट सेल्स है। और उसके बाद में यहाँ पर जो इंप्योरिटीज आएगी या जो भी आएगा उनको आप बोलोगे फिल्ट्रेट, उनको आप कहोगे फिल्ट्रेट। तो बोमन कैप्सूल के अंदर और ग्लोमेरुलस को अगर हम देखें तो सबसे पहली मैंने आपको एक बात बताई कि इन दोनों को मिला के हम मेलपिजियन बॉडी बोल देते हैं। मेलपिजियन बॉडी मतलब बोमन कैप्सूल, ये ट्यूब्यूल का क्लोज एंड होता है और इसके अंदर होती है कुछ कैपिलरीज, दीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये इसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है, देखो ये बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर ये क्या है आपकी कैपिलरीज है जिसको आप ग्लोमेरुलस कह रहे हो। तो कैपिलरीज जो है ग्लोमेरुलस की, ये लाइन होती है एपिथेलियल टिश्यू से, उसके एपिथेलियल टिश्यू के साथ में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आपकी आ जाती है पोडोसाइट सेल्स। तो यहां से छनके ब्लड, यहां से ब्लड इसके अंदर आएगा और यहां से प्योर होके वो कहा जाएगा, आपके बोमन कैप्सूल के अंदर जाएगा। तो 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, इंप्योरिटीज जो है वो 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगी, एपिथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल्स। तो हमने ये देखा बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब बोमन कैप्सूल जो है वो कनेक्टेड होता है एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, दिख रहा है यहाँ पर, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है। इस ट्यूब्यूल्स को आप बोल देते हो, इसको, इसका नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है, देखो अगर आप इन ट्यूब्यूल्स को देखोगे, देखो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, इन ट्यूब्यूल्स को देखोगे, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को देखोगे, तो देखो इस ट्यूब्यूल के अंदर हाईली, मतलब सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है वो भी हम बाद में देखेंगे, बट आपको एक बात समझनी है कि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है इसके अंदर, एक टाइप की एपिथेलियल लेयर है ये भी, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है इसके अंदर। ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू होती है, ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। पीसीटी फिर आगे जाके खुलता है आपके लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 लेयर होती है, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है और एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। अब डिसेंडिंग मतलब ये देखो, जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट बनेगा वो पहले पीसीटी से गुजरेगा, फिर उसके बाद कहाँ आएगा, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में। तो ये डिसेंडिंग आर्म है, और उसके बाद में ऊपर जाओगे तो ये असेंडिंग आर्म है। ये डिसेंडिंग आर्म है और ये क्या है, असेंडिंग आर्म है। तो डिसेंडिंग आर्म देखो ऊपर से, डिसेंडिंग आर्म ऊपर से मोटी है, थिक है, जबकि ये नीचे से कैसी होती है बेटा, थिन। यहाँ पर ये थिक है, थिक है, और यहाँ पर कैसी है, पतली है, थिन है। ठीक है, एक बात समझना कि जहां पर ये मोटी है वहां पर आपको मिलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूब लाइक सेल मिलेगी एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है, यहां पर मिलेंगे आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जहां पर ये पतली है वहां पर मिलेंगे आपको स्क्वेमस, पतली पतली एपिथेलियल टिश्यू की लेयर मिलेगी, जिसको आप बोलोगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना, अभी लिख दूंगा मैं। जहां पर ये मोटी है वहां पर तो मिलेगा क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और जहां पर ये पतली है, बिल्कुल गरीब जैसी है, बिल्कुल इसको खाने को नहीं मिला है, वो है, वहां पर मिलेगी आपको स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। फिर आगे चलो, फिर देखो ये अगर मैं डिसेंडिंग आर्म की बात करूं तो डिसेंडिंग आर्म जो है वो नीचे से कैसी है, थिन है, और ऊपर से कैसी है बेटा, ठीक है, ऊपर से मोटी है नीचे से पतली है, ऊपर से मोटी और नीचे से क्या है, पतली। तो देखो यहाँ पर कैसी सेल्स मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। जो असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है, इसका अपर पार्ट जो थिक पार्ट होता है वो डीसीटी के जैसा ही होता है, बिल्कुल डीसीटी, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिमिलर टू डीसीटी है ये। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैं डायग्राम अलग से बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं, मान लो ये है, ये है, ठीक है, ये है असेंडिंग आर्म, सॉरी डिसेंडिंग, तो एक मिनट, चलो यहाँ बना, सपोज करो ये है डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, DALOH, मतलब डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर
स्टार्टिंग में जो आपको सेल मिलेगी, ठीक है, ये स्टार्टिंग की सेल है, ये क्या होगी, ये होगी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। उसके बाद जो पतली लेयर स्टार्ट होगी, ये हो गई पतली लेयर स्टार्ट, ठीक है। यहां पर कौन सी सेल मिलेगी, यहां पर मिलेगी आपको पतली पतली सेल, जिनको आप बोलोगे स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसको आप बोलोगे, ये जो सेल्स मिलेगी ना यहाँ पर आपको मिलेगी, ग्रीन से लिख देते हैं, यहां पर आपको सेल मिलेगी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इधर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मिलेगी। और जैसे ही आप पहुंचोगे कहां पर, असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां पर पहुंचोगे, यहां पर वापस से आपको कौन सी सेल मिलेगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू वाली सेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी, वापस से यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल मिलेगी। तो देखो इधर आओ, बोमन कैप्सूल के अंदर है पोडोसाइट सेल, बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी, यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रश बॉर्डर वाली एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद आ जाओ लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले का जो दो पार्ट है, डिसेंडिंग और असेंडिंग, डिसेंडिंग का जो थिक पार्ट है वहां पर मिलेगी आपको कौन सी, क्यूबॉइडल, असेंडिंग पतला वाला जो पार्ट है बेचारा गरीब है, चिपका हुआ है, तो सेल्स भी चिपकी चिपकी मिलेगी, जिसको बोलोगे आप स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद फिर आपका आ जाता है इसका असेंडिंग का मोटा वाला पार्ट, वहां पर आपको कैसी मिलेगी, आपको मिलेगी इसके अंदर वापस से क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू वाली सेल ही मिलेगी। डीसीटी की बात करें, जैसे मैंने बताया कि डीसीटी जो है वो सिमिलर है असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले के थिक पार्ट वाले, तो यहां पर भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल, यहां पर भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल मिलेगी। और डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, डिसेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, जितना एब्जॉर्प्शन, अच्छा ये एब्जॉर्प्शन करेगा, अच्छा वो तो बात के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब समझने वाली बात ये कि ये और ये दोनों सेम है। ऊपर आ जाओ, ये डीसीटी है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। कैसी ट्यूब है ये, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किससे कनेक्टेड है, स्टोरेज डक्ट्स। अब देखो ब्लड वेसल्स हम देखते हैं, ब्लड वेसल देखो आपको पता है रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती है, ये है रीनल वेन, इसका नाम है रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी से एक ब्लड वेसल्स निकलती है जिसको बोलते हो एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इम्प्योर ब्लड को कहां लेकर जाएगी, वो लेकर जाएगी आपके ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर फिर इसका होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, मतलब यहाँ से कुछ इंप्योरिटीज छन के कहाँ चली जाएगी, बोमन कैप्सूल में चली जाएगी, और वापस से ब्लड जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एंटर हुआ ब्लड और यहाँ से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को बोमन कैप्सूल के अंदर लेके जाती है और इफरेंट बाहर लेके आती है। एफरेंट की थिकनेस ज्यादा होती है और इफरेंट की थिकनेस क्या होती है, कम। दिख रहा है, मैंने डायग्राम में भी थोड़ा बहुत इसको इंडिकेट किया है। तो एफरेंट ब्लड को लेकर आया, इफरेंट बाहर लेके जाएगा। इफरेंट फिर आगे कनेक्टेड होता है एक और कैपिलरी, और वो कैपिलरी जो है वो पूरे के पूरे लूप ऑफ हेनले या पूरे के पूरे डीसीटी पीसीटी को कवर करके रखती है। इसको या तो आप बोल देते हो वासा रेक्टा या आप उसको बोल देते हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। अगर ये सीधी सीधी है, ज्यादा कोइल्ड नहीं है, ठीक है, आपके जैसे मैंने डायग्राम में बनाई है लूप ऑफ हेनले के 7 रेंज है, तो इसको आप बोलोगे वासा रेक्टा। इधर पिक्चर में लगा दूंगा, उसमें पता चल जाएगा आपको। और अगर मान के चलो ये हाईली कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, तो उसको बोल दोगे आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होती है। बस इतना सा समझना है। अगर सीधी सीधी है
तो वासा रेक्टा बोल दोगे। और अगर मान लो हेल लूप के चारों ओर हाईली कोल्ड है तो उसको आप पेरिटिबुलर कैपिलरी कह दोगे। तो भैया ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट हुआ। अब एक काम करो, सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, बाकी लेक्चर्स भी देखो, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।